दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में टोटल 85 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जीके जीएस के 85 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित है। दोस्तों किससे निर्मित है? तो सेल खड़ी से निर्मित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर जो मोहरे निर्मित है किससे? सेल खड़ी से। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी जो निकलती है दोस्तों ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्तों याद रखिएगा 2880 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु की 5 सहायक नदी है दोस्तों। कौन कौन सी है? तो झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, ये सब क्या है दोस्तों? टोटल 5 सहायक नदी। किसका? सिंधु नदी का। सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों चेनाब। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु नदी जो बहती है ये तिब्बत से निकलती है दोस्तों, उसके बाद भारत पाकिस्तान होते हुए ठीक है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कौन? सिंधु नदी। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सेल खड़ी से। अगला है दोस्तों सेकंड नंबर सवाल कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगर बात करते दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक कौन है? दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक है ऋषभ देव। याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव, लेकिन जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। याद रखिएगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को सांपों का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल कि भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा। तो अगर बात करें दोस्तों सरदार पटेल को, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में, याद रखिएगा, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था दोस्तों। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय। दोस्तों याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था दोस्तों लाठीचार्ज के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का बिस्मार्क कैसे कहा जाता है? सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह ये कहां हुआ था? बिहार के चंपारण जिला में हुआ था दोस्तों। अगर बात करते हैं ये 1917 में हुआ था। देखिए चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो यहाँ के एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, चंपारण में, और यानी कि बुलाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल। और यहाँ पे आके आंदोलन की सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन था भारत में? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में दोस्तों। ठीक है, दांडी मार्च कब शुरुआत था दोस्तों? याद रखिएगा, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था दोस्तों दांडी यात्रा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कितने लोगों के साथ? याद रखिएगा दोस्तों 78 अनुयायी के साथ शुरू किया गया था दांडी यात्रा। कितने किलोमीटर चलकर? तो 385 किलोमीटर चलकर इस कानून का विरोध किया गया था दोस्तों। ठीक है, 385 किलोमीटर। याद रखिएगा। तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। 3 कठिया पद्धति दोस्तों, 3/20, यानी जिसके पास 20 कट्ठा है उसको 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो किसानों यहाँ पे मना करते थे, तो इसीलिए नील की खेती करने से क्या होता है दोस्तों? नील की खेती करने से होता है कि खेत बंजर हो जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी वजह से किसान बोलते थे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, तो किसानों के द्वारा जबरदस्ती यहाँ पे नील की खेती कराया जाता था, जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? 1917 में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, यानी जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए गए थे दोस्तों? याद रखिएगा। 5 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी? तो बॉम्बे, बंगाल, मद्रास जो है शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए गए थे, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 6 नंबर सवाल, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा किस शहर में हुआ था? तो 6 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरठ में दोस्तों। याद रखिएगा 10 मई को शुरू हो गया था दोस्तों, 10 मई को। याद रखिएगा 10 मई 1857 को। ठीक है, याद रखिएगा 10 मई 1857 को यहाँ पे विद्रोह हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था
दोस्तों 10 मई 1857 को। अगर बात करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, मेरठ में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे कि दिल्ली से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर किए थे। झांसी से कौन किया था दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, याद रखिएगा। कुछ कुछ पूछता है, जैसे लखनऊ से पूछेगा कि लखनऊ से नेतृत्व कौन किए थे, तो बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। पटना से कौन किए थे, तो पीर अली किए थे, जो पुस्तक विक्रेता था दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार से कौन किए थे अब विद्रोह का नेतृत्व, तो किए थे दोस्तों कुंवर सिंह ने किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे ने किए थे दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, ये मेरठ में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर सवाल दोस्तों। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, 7 नंबर सवाल। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, याद रखिएगा। वो था दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग जो था, ये 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। अगर बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा को अंत किया गया था। कब दोस्तों, तो 1829 में किया गया था। कब किया गया था, 1829 में किया गया था सती प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से दोस्तों। अगर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, याद रखिएगा, हड़प की नीति दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसकी नीति है, ये लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 को, याद रखिएगा 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर सवाल कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉब्सपियर के शासनकाल को, ठीक है। तो फ्रांस में आतंक का जो राज्य है किसके शासनकाल को कहते हैं, रॉब्सपियर के शासनकाल को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माओ जेडोंग, याद रखिएगा। यानी कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था, माओ जेडोंग था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 10 नंबर सवाल कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया था दोस्तों। कब अपनाया गया था, 10 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर सवाल दोस्तों। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला देखिए 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी प्रस्तावना में, तो 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों। ये कब हुआ था, तो 1976 को हुआ था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1978 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 12 नंबर सवाल, स्वतंत्रता समता और बंधुता की आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 12 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फ्रांस से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर सवाल कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, याद रखिएगा दोस्तों। 13 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों, उर्दू को मान्यता प्राप्त है, संस्कृत को भी है दोस्तों और नेपाली को भी है, ठीक है, तीनों को है, बल्कि अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। याद रखिए दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया दोस्तों। कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1976, ठीक है। यानी भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, 1976 में, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 1976। चलिए अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल दोस्तों।
ठीक है। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल का आपके सामने 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा तो किस में नहीं है, तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है। तमिलनाडु में क्या है दोस्तों, तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। याद रखिएगा दोस्तों, तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है 250 सदस्य। कितना है दोस्तों, 250 सदस्य। ठीक है, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा का जो उल्लेख है दोस्तों, याद रखिएगा राज्यसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 80 में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 और लोकसभा का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 81 में, और संसद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 79 में। ठीक है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, याद रखिएगा राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250 है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी दोस्तों। ठीक है, 17 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1992, यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कब संवैधानिक बनी, 1992 में बनी। सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992। चलिए अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब यानी स्थापित हुआ था, तो कब हुआ था, 18 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी हो जाएगा 1993। कब हुआ था, 1993। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था दोस्तों, 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 1993 दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 19 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 19 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए 19 नंबर सवाल पढ़िएगा तो सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो किनके लिए करती है, 19 का ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल पढ़िएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 15 का 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 का डी हो जाएगा। ठीक है, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी को। ठीक है, नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 भाग में क्या है दोस्तों, पानी है और एक भाग पे क्या है दोस्तों, स्थल है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है दोस्तों, कौन कौन सा, फोबोस और डिमोस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो देखिए दोस्तों ओसाका जापान दोस्तों सही है। ओसाका किस्सा जापान दोस्तों क्या है दोस्तों, ये मिलान सही है दोस्तों। लंकाशायर ब्रिटेन दोस्तों ये सही है। सेलम दोस्तों भारत ये भी सही है दोस्तों। बर्मिंघम दोस्तों फ्रांस ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। बर्मिंघम क्या दोस्तों फ्रांस में बल्कि नहीं है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्मिंघम जो दोस्तों ये फ्रांस में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल दोस्तों 22 नंबर सवाल। 22 आपके सामने कह रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी प्रस्वेदन। ठीक है, यानी वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है, तो प्रस्वेदन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल 23 नंबर कि मुंबई हाई किससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो मुंबई हाई जो संबंधित है, याद रखिएगा ये पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है, मुंबई हाई पेट्रोलियम से। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 24 नंबर सवाल कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा स्वेज नहर जो दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, यानी स्वेज नहर जो दोस्तों ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है, यानी 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल आपके सामने है। 25 है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है दोस्तों। याद रखिएगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर दोस्तों। हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों, महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध भी दोस्तों कहाँ स्थित है, महानदी पर। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी, यानी 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 26 नंबर सवाल कि मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा, तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है,
पश्चिम बंगाल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 27 नंबर सवाल कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है दोस्तों, कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकेसिया। ठीक है, याद रखिएगा। यानी वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल है दोस्तों कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या के रूप में जाना जाता है दोस्तों, यानी किस रूप में जाना जाता है? तो 28 का ऑप्शन याद रखिए दोस्तों, डी हो जाएगा, रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 29 नंबर कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है दोस्तों। ठीक है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मक्का का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी भारत जो है दुनिया में दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? यानी 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर सवाल दोस्तों। 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों, सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिए दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में दोस्तों? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वर्तमान में दोस्तों भारत में। याद रखिएगा भारत जो है प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान में दोस्तों याद रखिएगा चीन है दोस्तों। याद रखिएगा दूसरे स्थान में कौन है? चीन जो है दोस्तों दूसरे स्थान पे, भारत क्या दोस्तों प्रथम स्थान पे। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों तीसरे स्थान पे जनसंख्या के मामले में। ठीक है, भारत प्रथम स्थान पे दोस्तों जनसंख्या के मामले में, दूसरे स्थान पे चीन है। पहले चीन था दोस्तों लेकिन अभी कौन हो गया है? भारत हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरे स्थान को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी क्या होता है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और वाशिंगटन डीसी जो दोस्तों ये पोटोमेक नदी किनारे से। ठीक है, तो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पाया जाता है इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया राजधानी क्या दोस्तों? जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था, 1967, और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्राजील की राजधानी क्या दोस्तों? ब्राजीलिया। ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके राजधानी क्या होता है? ब्रिटेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 31 नंबर सवाल कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मुख्य कार्य क्या है? यानी 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्य कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल। 32 है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारपोर समिति। ठीक है, तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो तारपोर समिति, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 33 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोटा मंडल। याद रखिएगा, कोटा मंडल है जो दोस्तों ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, बल्कि इलाहाबाद मंडल क्या है दोस्तों? इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल, ये क्या है दोस्तों? ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, बल्कि कोटा मंडल जो है ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था दोस्तों। याद रखिएगा 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने डी हो जाएगा, गालापेगोस द्वीप। ठीक है, यानी वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वो कौन सा द्वीप है? तो गालापेगोस द्वीप, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों 35 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। अगला देखिएगा आपके सामने 36 नंबर सवाल कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है दोस्तों? याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में बैल की पूजा की जाती है। किसका किया जाता है? बैल का, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 37 नंबर सवाल। देखिएगा 37 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि लावा के कुछ उग्र
परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यांतरण कहलाती है। 37 का ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों 38 कि प्रोटीन संश्लेषण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम में, ठीक है। तो यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 39 नंबर सवाल, हड्डी और पेशी को जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है दोस्तों कंडरा, ठीक है। कंडरा जो है ये क्या करता है? हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? कंडरा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंडरा जो है क्या करता है? हड्डी और पेशी को जोड़ता है। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि मानव पित्त यानी कि बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय होती है, तटस्थ होती है, क्षारीय होती है, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी 40 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा, क्षारीय होती है, ठीक है। तो मानो जो पित्त का जो पीले हरे रंग का जो तरल होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। यानी 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 देखिएगा कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी दोस्तों, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों बी, हार्वे ने दिया था। किसने दिया था? हार्वे। यानी कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 42 नंबर सवाल कि मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है दोस्तों, कितनी होती है? 42 का ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 22, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां कितनी होती है? होती है दोस्तों 22, ठीक है। कान में टोटल 6 हड्डी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। कान में टोटल कितनी हड्डी होती है? 6 हड्डी होती है। खोपड़ी में कितना होता है दोस्तों? खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। और फेस में कितना होता है? 14 हड्डी होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 43 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 43 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है? 43 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 43 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये आपातकाल का हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 44 नंबर सवाल देखिएगा। 44 है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ट्रिपल एंटीजन जो है ये किन 3 रोगों से बचाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, खांसी, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोग से बचाता है, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन जो है ये काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोग से क्या करता है? बचाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 45 देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 45 सवाल देखिएगा, सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों 45 नंबर सवाल 45 आपके सामने क्या कर रहा है दोस्तों? 45 देखिएगा। 45 है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, याद रखिए दोस्तों कौन सा गया था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ये कब हुआ था दोस्तों? ये 1984 में हुआ था, याद रखिएगा। 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 1984 को, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कहाँ रिसाव हुआ था? भोपाल में हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस दुर्घटना हुआ था, जो कब हुआ था? 1984 में। अगला 46 नंबर सवाल कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 46 का हो जाएगा डी, कौन सा? क्यूबिक मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक मीटर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि कौन सी मौलिक इकाई नहीं है? क्यूबिक मीटर। केल्विन क्या दोस्तों? ये मौलिक इकाई है। किलोग्राम भी क्या दोस्तों? मौलिक इकाई है। मीटर भी क्या दोस्तों? ये मौलिक इकाई है। बल्कि क्यूबिक मीटर जो है क्या दोस्तों? ये मौलिक इकाई नहीं है, ठीक है। अगला 47 नंबर सवाल, लेकिन निम्नलिखित में से सदिश राशि है दोस्तों, कौन है? याद रखिएगा। तो 47 का जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वेग, क्या है दोस्तों? ये सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय और लंबाई क्या दोस्तों? ये तीनों अदिश राशि है। द्रव्यमान, समय और लंबाई क्या दोस्तों? ये अदिश राशि है। तो वेग क्या है दोस्तों? सदिश राशि है, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 48 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 48 नंबर सवाल का आपके सामने क्या कर रहा है? देखिए 48 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 48 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक रेलगाड़ी का, ठीक है, याद रखिएगा। या निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? एक रेलगाड़ी का, या फिर एक साइकिल का, या फिर एक गेंद का, या फिर एक ट्रक का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक रेलगाड़ी का जो है वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा, ठीक है, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा 49 नंबर सवाल की यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का प्रतिबल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो वह कार्य कितना होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 600 जूल हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 600 जूल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने 50 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है दोस्तों 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 है
कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि, ठीक है, तो 50 का ऑप्शन में याद रखिएगा सी, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है दोस्तों। याद रखिएगा लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है और इसके लंबी दूरी से भी देखी जा सकती है दोस्तों लाल रंग का, ठीक है। इसीलिए जो है दोस्तों यातायात के सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने। 51 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 51 नंबर सवाल है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है दोस्तों, ठीक है, कितना होता है? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, यानी 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 52 नंबर सवाल देखिएगा। 52 है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण पट्टी कहा जाता है दोस्तों। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 53 नंबर सवाल देखिएगा। 53 सबके सामने क्या कर रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा में, याद रखिए दोस्तों कि प्रत्यवर्ती धारा में, ठीक है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्यवर्ती धारा में क्या होता है, धारा की दिशा और धारा का जो मान होता है दोनों बदलते हैं, ठीक है। यानी 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 देखिएगा, पल्सर होते हैं दोस्तों, पल्सर होते हैं, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, ठीक है, याद रखिएगा पल्सर होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर, याद रखिएगा। 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 है कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है दोस्तों, ठीक है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेलीविजन सेट का। किसका है? टेलीविजन सेट का, ठीक है। तो कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? टेलीविजन सेट का, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 56 नंबर सवाल कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है दोस्तों? यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोहर के द्वारा। किसके द्वारा? बोहर के द्वारा, ठीक है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो बोहर के द्वारा बताया गया दोस्तों, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 57 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 57 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने 57 है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष जहाज को स्पष्ट दिखाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 57 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए लिथियम, सोडियम और के किस कैल्शियम, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा 58 नंबर सवाल कि सभी अम्लों का साझा तत्व है दोस्तों, याद रखिएगा 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या दोस्तों? ये सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, सॉरी दोस्तों नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना? 78% नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में और 71% हाइड्रोजन ब्रह्मांड में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 59 नंबर सवाल देखिएगा कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 59 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी शून्य क्रम, ठीक है, क्या हो जाएगा? शून्य क्रम, यानी कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है शून्य क्रम, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 60 नंबर सवाल। 2.5 सामने कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ठीक है। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है ये उष्माक्षेपी प्रक्रम, ठीक है। उष्माक्षेपी प्रक्रम क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी कि 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 61 नंबर सवाल कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? तो 61 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, कौन कौन सा? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है दोस्तों, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिएगा 62 नंबर सवाल देखिएगा। 62 दोस्तों सामने 62 नंबर सवाल कह रहा है कि मिश्र धातु में, ठीक है, खाली स्थान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिसंस प्रक्रिया कहलाती है। याद रखिए दोस्तों 62 का जो ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों 62 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा चांदी, ठीक है। यानी मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसंस प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पैटिनसंस प्रक्रिया। यानी यहाँ पे क्या बनाएगा दोस्तों?
चांदी भराएगा। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है दोस्तों। परमाणु संख्या कितना होता है? 47। ठीक है। सोना का कितना होता है? 79। सोना का संकेत क्या होता है दोस्तों? Au होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात होता है तांबा का क्या होता है दोस्तों? कॉपर Cu। परमाणु संख्या 26 होता है दोस्तों। जस्ता का Zn होता है दोस्तों। परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 63 नंबर सवाल कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 63 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, यूरेनियम। ठीक है, याद रखिएगा। यानी परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। ठीक है, याद रखिएगा। कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों? कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। ठीक है। एल्युमिनियम का एस क्या है दोस्तों? बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का एस क्या? याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। कॉपर की अगर बात करें दोस्तों, देखिए याद रखिएगा कि कार्बन के कितने अवरूप होते हैं? 2 अवरूप, हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 64 नंबर सवाल कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 64 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों रक्त। याद रखिएगा। मानव शरीर में निम्न में से क्या? तो रक्त जो है ये ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है दोस्तों, जो क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या होता है? क्षारीय। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने 65 नंबर सवाल आपके सामने 65 है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ठीक है। तो 65 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, किसको? ओजोन मंडल को। ठीक है। सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को ये क्या करता है? हानि पहुंचाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 66 नंबर सवाल कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा, याद रखिएगा क्या होता है? ऊर्जा जो होता है घटती है। ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? घटती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 67 नंबर सवाल। 67 आपके सामने कह रहा है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि खालिस्तान के विकास पर आधारित है दोस्तों। ठीक है। तो 67 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों एक, कृषि। यानी बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है कृषि के विकास पर आधारित है दोस्तों। ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 68 नंबर सवाल देखिएगा बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है दोस्तों। ठीक है। तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, कछारी मिट्टी से। ठीक है। बिहार के अधिकांश भाग जो दोस्तों आच्छादित है कछारी मिट्टी से, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। काली मिट्टी में याद रखिएगा दोस्तों कपास की खेती की जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा कपास की खेती गुजरात, महाराष्ट्र तरफ होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 69 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? किसने किया है दोस्तों? तो 69 का ऑप्शन ये महाराष्ट्र। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है, यानी 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 नंबर सवाल है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है दोस्तों? ठीक है, याद रखिए 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर रेलवे। ठीक है। यानी किस रेलवे जोन ने? तो उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। अगला है दोस्तों 71 नंबर सवाल कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 72 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। ठीक है। 72 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों? 72 नंबर सवाल देखिएगा। 72 है कि स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान जहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा, यानी किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा दोस्तों? ठीक है, याद रखिए 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर किसी छात्र को जी का जो मान होता है वो न्यूनतम प्राप्त होता है। स्मॉल जी का मान कितना होता है दोस्तों? याद रखिएगा ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एक होता है दोस्तों कैपिटल जी, उसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिएगा मकर रेखा दोस्तों। याद रखिएगा मकर रेखा जो है ये लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है दोस्तों। और भूमध्य रेखा जो दोस्तों ये कांगो नदी को, याद रखिए कांगो नदी को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है।
है, मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 73 नंबर कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 73 का क्या हो जाएगा, 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। कब, 1829 में, ठीक है, कब किया गया था, 1829 में किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिएगा 74 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, 74 नंबर सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने। 74 है आपके सामने देखिएगा कि इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केन विलियमसन, ठीक है, यानी इनमें से किस खिलाड़ी ने, तो केन विलियमसन ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो मुख्यालय स्थित है ये दुबई में स्थित है, ठीक है। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1909 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 75 नंबर कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में सबसे पहला, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट हुआ था, कब हुआ था, 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था दोस्तों। ये पोखरण जो है ये किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 76 नंबर, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये 1923 में हुआ था। 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया दोस्तों 1923 में किया गया था, किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, चित्तरंजन दास द्वारा एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में, ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि सामन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में सामन कमीशन भारत आया था दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया दोस्तों, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने 77 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 77 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, 1761 में लड़ा गया था अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया दोस्तों, ये लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर जीत गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, 1556 में किसके किसके बीच, अकबर और हिमू के बीच। जीता कौन था, अकबर। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था दोस्तों, किसके बीच, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करें तो 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। और 1757 में दोस्तों, याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। 1764 में बक्सर का युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत कहाँ है दोस्तों, ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 78 नंबर सवाल, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 56वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, तो 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 79 नंबर, 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, 94 स्थान पे था। कौन सा स्थान, 94। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 80 नंबर सवाल। 80 देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, अगला देखिएगा 81 नंबर सवाल। 81 है कि किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तरी कोरिया को, उत्तरी कोरिया राजधानी क्या होता है, प्योंगयांग, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, थाईलैंड राजधानी बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, जापान का टोक्यो। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो 38 डिग्री समांतर रेखा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जोगियों का देश किसे कहा जाता है, उत्तरी कोरिया को जोगियों का देश कहा जाता है। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग। अगला देखिएगा 82 नंबर सवाल। 82 देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, 82 आपके सामने है। खाली स्थान को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क
स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? कब रखा गया था? तो 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 अप्रैल 2016। ठीक है, याद रखिएगा 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, यानी 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा 83 नंबर सवाल कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी तमसा है दोस्तों। तमसा नदी ये क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है बल्कि सुवनसिरी दोस्तों, याद रखिएगा सुवनसिरी नदी, दिबंग नदी और तीस्ता नदी ये क्या है दोस्तों? याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा ये आपका 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, ठीक है याद रखिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की याद रखिएगा दोस्तों सहायक नदी कौन कौन सा? दिबांग नदी, तीस्ता नदी और सुवनसिरी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 84 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 84 नंबर सवाल देखिएगा कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। 84 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो डी फॉकेटिंग। फॉकेटिंग क्या है दोस्तों? ये डेनमार्क की संसद का नाम है फॉकेटिंग। डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 85 नंबर सवाल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? याद रखिएगा 85 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है किस शहर में किया जाएगा? पेरिस में। ठीक है, तो दोस्तों हमने टोटल 85 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।